नमस्कार। काव्यांगन के पावन मंच को नमन। यहाँ उपस्थित समस्त साहित्य साधकों, मनीषियों और ऑनलाइन जुड़े काव्य प्रेमियों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं रमापत त्रिवेदी आप लोगों के प्रतीक्षा में पूरे हफ्ते, पूरे सप्ताह रहता हूँ और हम पूरा काव्यांगन आप लोगों की प्रतीक्षा में रहता है। आज का दिन एक सुखद आश्चर्य है। हम 145वीं गोष्ठी तक पहुंच गए हैं। यह केवल संख्या नहीं, अपितु काव्यांगन के प्रत्येक सदस्य के उस अटूट विश्वास की विजय है जो हिंदी मातृभाषा की सेवा के लिए समर्पित है। निरंतरता ही साधना और विश्वास ही सिद्धि है। काव्यांगन की यह 145वीं गोष्ठी इस बात का प्रमाण है कि यदि ध्येय शुद्ध हो और संकल्प अडिग तो शब्द भी तीर्थ बन जाते हैं। हमने शब्दों को केवल कागज पर नहीं उतारा है, अपितु उन्हें जन जन के हृदय की धड़कन बना दिया है। हम मात्र एक संस्था नहीं, अपितु एक ऐसा परिवार है जो हर शनिवार अपनी संवेदनाओं को साझा कर साहित्य के विराट आकाश में अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। आप लोगों के साथ, काव्यांगन के प्रत्येक सदस्य के साथ आज का शनिवार विशेष है, क्योंकि यह दिवस आने वाले पितृ दिवस की गरिमा और योग दिवस की चेतना को अपने भीतर समेटे हुए है। आप सभी को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कविता की भाषा और उसके भाव एक दूसरे के पूरक हैं। कलम को कविता की कलम, कला और तप से परिचित होना ही होगा, तभी सार्थक साहित्य का जन्म संभव है, अपितु नहीं, वरना नहीं होगा। तो कौन पढ़ेगा पीर नयन का नीर, गीत तो कहते रहना है। कौन पढ़ेगा पीर नयन का नीर, गीत तो कहते रहना है कि शुद्धि खोजने वाले भी तो शुद्ध नहीं होते। शुद्धि खोजने वाले भी तो शुद्ध नहीं होते और अर्थ सिद्ध कर लेते हैं पर बुद्ध नहीं होते। अंगारों में तत्व परीक्षा होती आई है और बिना तपाए निर्गुण भी तो मुग्ध नहीं होते। स्वर्ण को दहते रहना है, गीत को कहते रहना है, गीत को कहते रहना है। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र हमें यह सिखाता है कि हमें और हमारी धरा अभिन्न अंग हैं। जैसे योग शरीर और मन को संतुलित करता है, वैसे ही साहित्य हमारी आत्मा को योग देता है। हेलो सर। साथ ही विश्व संगीत दिवस पर मां शारदे का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ऐसी मेरी कामना है। साहित्य, योग और संगीत ये की त्रिवेणी, ये तीनों ही जीवन को निरामय और आनंदमयी बनाने के लिए तीन स्तंभ हैं। ये धरती प्रेम की, भाईचारे की, त्याग और बलिदान की है। प्रेम हमारी संस्कृति का आधार है। यह राम और कृष्ण की भूमि है। प्रेम और युद्ध दो ऐसे शब्द जो मानवीय अनुभव के दो विपरीत छोरों पर हैं, दर्शाते हैं। फिर भी इतिहास और साहित्य में अक्सर एक साथ गुंथे रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम के लिए युद्ध आवश्यक है कि निर्बल है, आहत है, समर्थ बन के युद्ध करो। नारी की अस्मिता बचाने को युद्ध करो। देश हित में प्राणों की आहुति दे युद्ध करो और शांतिपूर्ण जीवन को जीने को युद्ध करो। ऐसे ही गंभीर, चिंतनशील और ओजस्वी काव्य के प्रणेता
डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी, जो स्वयं शब्दों की आग में तपकर कुंदन बने हैं, वे न केवल एक साहित्यकार हैं अपितु एक उत्कृष्ट समीक्षक भी हैं। उनकी उन्हीं पंक्तियों के साथ जिनमें वे स्वयं को आईने में देखते हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। आईना क्या कहे, आईना क्या कहें, हरदम उदास चेहरा है, तेरे जाने पर शीशों को बिखरते देखा है। टूटे हुए सपनों की कराहों को सुने कोई, टूटे हुए सपनों की कराहों को सुने कोई, फूलों की राह छोड़ो कांटों पर चले कोई। अरमानों की अर्थी को सहारों की जरूरत है, और मझधार में कश्ती को किनारों की जरूरत है। मंच के गौरव प्रखर साहित्यकार डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आएं और अपनी वाणी से इस 145वीं गोष्ठी को ऊंचाइयां प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद स्वागत है सर। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी, और आप सबका सादर अभिवादन और अभिनंदन। हिंदी साहित्य के सुपरिचित काव्यांगन पटल की 145वीं इस काव्य गोष्ठी के अवसर पर काव्यांगन के संस्थापक पूज्य स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी को सादर प्रणाम करते हुए, उनका वंदन करते हुए आज के इस काव्य प्रवाह को आरंभ करते हैं। स्वर साधना के सुधी साधक आज इस पटल पर पधारे हैं, जो विभिन्न विधाओं में अपने काव्य कृतियों के लिए जाने जाते हैं और माने जाते हैं। ऐसे साहित्यकार आज इस गोष्ठी में हैं जिन्होंने अपने जीवन के सभी शेष समय को साहित्य के लिए समर्पित कर दिया है, अर्पित कर दिया है। काव्यांगन पटल पर मुझे आज आप सबका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप सबके अनवरत सहयोग से हर शनिवार की यह काव्य गोष्ठी आज 145वें एपिसोड तक पहुंच पाई है। हम निरंतर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे और आप सब काव्यांगन को इसी प्रकार अपना स्नेह देते रहेंगे। आरंभ करते हैं आज की इस काव्य गोष्ठी को, आप सबकी स्वीकृति के बाद, आपकी सहमति के बाद। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी साधना के पीछे किसी की कृपा होती है, किसी का आशीर्वाद होता है, और वह कृपा करने वाली मां सरस्वती जो हमें निरंतर कल्पना की शक्ति देती है, शब्द सामर्थ्य की शक्ति देती है, हमें अन्वेषणकारी दृष्टि देती है, संवेदनाओं का पूरा प्रवाह हमारे अंदर प्रवाहित करती है और इस संसार में लोगों की भीड़ से अलग हटाकर हमारी पहचान बनाती है। ऐसी मां सरस्वती को वंदना करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, मैं आज के हमारे इस पटल पर अलवर से जो पधारी हैं सुश्री सृष्टि वशिष्ठ जी, जो विद्यार्थी हैं लेकिन बहुत अच्छा माँ की वंदना करती हैं, मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आज माँ सरस्वती की वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार आप सबसे उनके उत्साहवर्धन के लिए जोरदार तालियों का आग्रह जरूर करूंगा। सुश्री सृष्टि वशिष्ठ जी आइए और माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करिए। स्वागत है आदरणीय। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है।
माँ शारदे चरण में अमर कोटि नमन हो। माँ शारदे चरण में अमर कोटि नमन हो। अज्ञान तिमिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। अज्ञान तिमिर छटे स्वच्छ ज्ञान तिमिर हो। धवल वस्त्र धारिणी है हंस वाहिनी। धवल वस्त्र धारिणी है हंस वाहिनी। श्वेत माल कंठ हस्त वीणा वादिनी। श्वेत माल कंठ हस्त वीणा वादिनी। चित्त अमर साधना में लीन अमल हो। चित्त अमर साधना में लीन अमल हो। अज्ञान तिमिर छटे स्वच्छ ज्ञान मगन हो। अज्ञान तिमिर छटे स्वच्छ ज्ञान तिमिर हो। सत्य शिवम सुंदरम अक्षर मालिका। सत्य शिवम सुंदरम अक्षरक मालिका। शब्द अर्चना करे बालक और बालिका। शब्द अर्चना करे बालक और बालिका। जीवन हो पुष्प वाटिका सुरभि विगंत हो। जीवन हो पुष्प वाटिका सुरभि विगंत हो। अज्ञान तिमिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। अज्ञान तिमिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। विमल बुद्धि दायिनी है मातु निर्मले। विमल बुद्धि दायिनी है मातु निर्मले। सास तार सुरमय अखिले हृदय भले। सास तार सुरमय अखिले हृदय भले। माय मातृभूमि मान प्राण मगन हो। माय मातृ प्राणी भूमि मान प्राण मगन हो। अज्ञान तिमिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। माँ शारदे चरण में अमर कोटि नमन हो। माँ शारदे चरण में अमर कोटि नमन हो। अज्ञान तिमिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। अज्ञान तिमिर छटे स्वच्छ ज्ञान गगन हो। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। अज्ञान के अंधकार को दूर करने की यह प्रार्थना सुश्री षष्ठी वशिष्ठ के द्वारा बहुत सुंदर और कोमल शब्दों में अभिव्यक्त की गई है। जब इस तरह के युवाओं से हम साहित्य की साधना को सुनते हैं तो लगता है कि आने वाली पीढ़ी हिंदी के लिए तैयार हो गई है, और हिंदी के लिए नहीं तैयार हो गई है बल्कि हिंदी की साधना के लिए तैयार हो गई है, ऐसा लगता है। और काव्यांगन इसके लिए बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि वशिष्ठ। आगे बढ़ते हैं। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर। मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर। इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान। ऐसा हमारा दैदीप्यमान भारत, और उस भारत की धरती पर साधना और साहित्य के ये पुरोधा जो आज इस पटल पर पधारे हैं, एक एक करके उनके काव्य का रसास्वादन कराने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं एक मैकेनिकल इंजीनियर को, जिसने अपने इंजीनियरिंग के रास्ते के साथ साथ साहित्य की इंजीनियरिंग को भी ठीक से समझा है, जाना है, और उस इंजीनियरिंग को गजल, गीत, भजन, छंद, मुक्तक का स्वरूप देकर स्वर साधना के साथ प्रस्तुत किया है। ऐसे
आदरणीय पंडित विजय भारद्वाज जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां सबसे पहले हम उन्हें बजाते हैं और उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छे रचनाकार हैं और काव्यांगन के बहुत महत्वपूर्ण और बहुत स्नेही व्यक्तित्व हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं तो काव्यांगन के साझा संकलन अब चले आओ में भी छपी हैं। आप काव्यांगन के राष्ट्रीय कार्यक्रम संयोजक हैं और इसके साथ साथ काव्यांगन का जो पश्चिमी दक्षिणी संभाग है आप उसके भी अध्यक्ष हैं और काव्यांगन को निरंतर ऊंचाइयां देने के लिए बहुत सारा समय और श्रम कर रहे हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय पंडित विजय भारद्वाज जी। नमस्कार सर। स्वागत है आदरणीय। स्वागत है भारद्वाज। सबसे पहले मैं काव्यांगन पटल को नमस्कार करूंगा। इस पटल ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैंने तो इसको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन इस पटल ने मुझे जो दिया है वो मेरे पास है, वो गोपनीय है, क्योंकि इसने मुझे बहुत प्रखर बनाया। मैं इस पटल का बहुत बड़ा आभारी हूँ। और आदरणीय श्री राधा कृष्ण जी, रमापति जी, शिल्पी जी, मुक्तिनाथ जी, सिंह साहब जी, मैं सबका आभारी हूँ। सबके स्नेह का, शर्मा जी के स्नेह का मैं सबका आभारी हूँ। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं काव्यांगन को बारंबार नमस्कार करूंगा। और काव्यांगन को नमस्कार करते हुए मैं अपनी टूटी फूटी वाणी से 2-4 लाइनें प्रस्तुत करूंगा। कि मेरा एक शेर है कि जितना गुमान इंसान को हर सै का चढ़ा है, जितना गुमान इंसान को हर सै का चढ़ा है, उतना तो अपने दिल की सलाखों में पड़ा है। उतना तो अपने दिल की सलाखों में पड़ा है। मेरा शेर है, मैं थोड़ा सा आएगा आपको समझ में। मेरा थोड़ा एक शेर है कि बचपन में उठ गया था सर से बाप का साया, बचपन में उठ गया था सर से बाप का साया, उस गम ने उसे ठीक से बढ़ने नहीं दिया, फिर अपनों ने उसे दिया उम्मीद का दिया, फिर अपनों ने उसे दिया उम्मीद का दिया, उस रोशनी ने उसको फिर पढ़ने नहीं दिया, उस रोशनी ने उसको फिर पढ़ने नहीं दिया। अपनी एक रचना प्रस्तुत करता हूँ पटल को नमस्कार करते हुए। कि इसमें क्या है बुरा हम बड़े हो गए, इसमें क्या है बुरा हम बड़े हो गए, अपने पैरों ही तो हम खड़े हो गए, अपने पैरों ही तो हम खड़े हो गए। बीज बोए थे आशा के हमने कभी, बीज बोए थे आशा के हमने कभी, पेड़ धीरज के अपने बड़े हो गए, पेड़ धीरज के अपने बड़े हो गए। और इसमें अपना परिश्रम नहीं खास है, इसमें अपना परिश्रम नहीं खास है, पैर छूते ही माँ के बड़े हो गए, पैर छूते ही माँ के बड़े। देवता मानकर पूजा करता रहा, देवता मानकर पूजा करता रहा, हाथ पकड़ा पिता का खड़े हो गए, डालकर जेब में अपने विश्वास को, डालकर जेब में अपने विश्वास को, प्यासा हो तृप्त ऐसे घड़े हो गए, प्यासा हो तृप्त ऐसे घड़े हो गए। क्या बात। यार मेरे कभी वो तो बन ना सके, यार मेरे कभी वो तो बन ना सके, बैर जिनके बसर में बड़े हो गए, प्रीत ही तो विजय की है दौलत बड़ी, प्रीत ही तो विजय की है दौलत बड़ी, इस रकम से महल भी खड़े हो गए, क्या इस रकम से महल भी खड़े। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत एक रचना सर और प्रस्तुत करता हूं मैं। स्वागत स्वागत आपका। कि कभी लिखता हूँ कुछ तो शारदे को चूम लेता हूँ, कभी लिखता हूँ कुछ तो शारदे को चूम लेता हूँ, कलम हाथों में लेकर मन की नगरी घूम लेता हूँ,
कलम हाथों में लेकर मन की नगरी घूम लेता हूँ। कलम लिखती वही मेरी जो आंखें देख लेती हैं। वाह, कलम लिखती वही मेरी जो आंखें देख लेती हैं। गली जाकर गरीबों की मैं अक्सर घूम लेता हूँ। गली जाकर गरीबों की मैं अक्सर घूम लेता हूँ। बहुत बढ़िया। लिखा करता हूँ माँ पर गीत लगते हैं मुझे अच्छे। लिखा करता हूँ माँ पर गीत लगते हैं मुझे अच्छे। तभी तो हर पहर माँ के चरण को चूम लेता हूँ। तभी तो हर पहर माँ के चरण को चूम लेता हूँ। रहीसों पर कलम चलती रहीसी से नहीं मतलब। रहीसों पर कलम चलती रहीसी से नहीं मतलब। कमाने पेट की खातिर मैं दुनिया घूम लेता हूँ। वाह, कमाने पेट की खातिर मैं दुनिया घूम लेता हूँ। और पिता ब्रह्मा सृजन करता कलम माँ शारदा मेरी। पिता ब्रह्मा सृजन करता कलम माँ शारदा मेरी। मुझे मिलना तो मोहन से मैं मथुरा घूम लेता हूँ। मुझे मिलना जो मोहन से मैं मथुरा घूम लेता हूँ। पिता पर भी मैं लिखता हूँ गगन से है बहुत ऊंचा। पिता पर भी मैं लिखता हूँ गगन से है बहुत ऊंचा। बिना पूछे पिता के मन को हर दिन घूम लेता हूँ। बहुत सुंदर। बिना पूछे पिता के मन को हर दिन घूम लेता हूँ। और मेरी गजल की आखिरी शेर है कि पदारथ चार देने की करो माँ सार दे करुणा। पदारथ चार देने की करो माँ सार दे करुणा। तेरी करुणा कलम से गीत लिखकर झूम लेता हूँ। तेरी करुणा कलम से गीत लिखकर झूम लेता हूँ। नमस्कार सर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, वाह, बहुत वाह, सुंदर। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत सर, सुंदर, धन्यवाद सर। अद्भुत। भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं, संबंधों बहुत सुंदर। और परिवार के जो उच्च कोटि संस्कार हैं उनको अभिव्यक्त करती आपकी सुंदर रचना ने आज के इस पटल को महत्वपूर्ण बना दिया है। सच तो यह है कि कविता जो है भारत को लिखती है, भारत के समाज को लिखती है, भारत की रीतियों को लिखती है, नीतियों को लिखती है, भारत की कलात्मकता को लिखती है, भारत की रागात्मकता को लिखती है। और जब ऐसा गीत लिखा जाता है, जब ऐसी कविता लिखी जाती है तो वह संस्कार बन जाती है जो आगे वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करती है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और थोड़ा सा आपको आभार व्यक्त करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं आज की इस गोष्ठी को। हमारे बीच में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुयोग्य रचनाकार हैं। उनमें एक ऐसे रचनाकार जिनसे मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूं, जिनकी रचनाओं से, और अक्सर रमापति जी से बाद में भी कभी कभी चर्चा करता हूं कि आदरणीय श्री छेदी प्रसाद गुप्त विवश जी पटल पर आ जाते हैं तो पटल जो है गौरवान्वित हो जाता है। उनकी रचनाओं को सुनकर मन आनंदित हो जाता है। आप असनहर जनपद देवरिया से हैं और हिंदी में भी लिखते हैं और भोजपुरी में भी लिखते हैं। सरयू के स्वर आपका साझा संकलन है और सन 2000 में आपको नागरी प्रचारणी देवरिया और विभिन्न काव्य और साहित्य के संगठनों से सम्मानित किया गया है। और आपकी बहुत सारी रचनाएं आकाशवाणी, दूरदर्शन से प्रसारित हुई हैं, प्रचारित हुई हैं। पता नहीं क्यों जब मैं आपको सुनता हूं तो अक्सर मुझे गीत और गजल सम्राट रंग जी की 4 पंक्तियां याद आ जाती हैं। हमने तन्हाई में जंजीरों से बातें की हैं। विवश जी, हमने तन्हाई में जंजीरों से बातें की हैं, अपनी खोई हुई तकदीर से बातें की हैं। तेरे दीदार की हमको क्या तमन्ना होगी, जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की हैं। जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की हैं। बड़े सम्मान के साथ मैं आदरणीय श्री छेदी प्रसाद गुप्त विवश जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय।
आपका स्वागत है। स्वागत है सर। आपका म्यूट है। माइक बंद है सर आपका। माइक बंद है सर आपका। विवश जी, माइक अब भी बंद है विवश जी, आपका माइक खोल लीजिए। जी खुल हेलो। गया। हाँ जी, हाँ जी। स्वागत है सर। स्वागत है आपका सर। जी सर, बिना किसी भूमिका के एक गजल पढ़ रहा हूँ। तेरा साथ निभाऊंगा पर मौसम जरा बदल जाने दो। तेरा साथ निभाऊंगा पर मौसम जरा बदल जाने दो। अभी अभी बादल बरसे हैं, आंधी को भी टल जाने दो। तेरा साथ वैसे तो तेरे उपवन में आना नहीं मुनासिब था, पर वैसे तो तेरे उपवन में आना नहीं मुनासिब था, पर गलती से गर आ ही गया तो दिल को मेरे बहल जाने दो। बहुत सुंदर। तेरा साथ निभाऊंगा पर मौसम जरा बदल जाने दो। तेरा साथ फिर कोई कुदृष्टि न डाले तेरे संग मरमरी बदन पे। फिर कोई कुदृष्टि न डाले तेरे संग मरमरी बदन पे। रुको शाम होने वाली है, सूरज को तो ढल जाने दो। क्या बात है, बहुत सुंदर। रुको शाम होने वाली है, सूरज को तो ढल जाने दो। तेरा साथ सुनने फिर को तेरा सा चंदा भी तेरे मुखड़े को शायद अभी नहीं देखा है। चंदा भी तेरे मुखड़े को शायद अभी नहीं देखा है। आज फैसला हो जाएगा, पहले उसे निकल जाने दो। तेरा साथ निभाऊंगा पर रूप तुम्हें कुदरत ने दी है, उसका आखिर क्या लगता है। रूप तुम्हें कुदरत ने दी है, उसका आखिर क्या लगता है। देख देख कर तेरा पड़ोसी जलता है तो जल जाने दो। तेरा साथ आगे
भंवरों के मकरंद पान से फूलों को एतराज नहीं, जब भंवरों के मकरंद पान से फूलों को एतराज नहीं, जब बिना वजह के नागफनी को खलता है तो खल जाने दो। वाह वाह, क्या बात है। तेरा साथ निभाऊंगा पर मौसम जरा बदल जाने दो। अभी अभी बादल बरसे हैं बचपन के अंतिम, बचपन के जितने थे साथी सबके सब मतलबी निकल गए। बचपन के जितने थे साथी सबके सब मतलबी निकल गए। विबस को ऐसे कठिन समय में, विबस को ऐसे कठिन समय में थोड़ा और संभल जाने दो। तेरा साथ निभाऊंगा पर मौसम जरा बदल जाने दो। अभी अभी बादल बरसे हैं आंधी को भी टल जाने दो। तेरा साथ। वाह, क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। तेरा साथ निभाऊंगा पर मौसम जरा बदल जाने दो। तेरा गजब, बहुत सुंदर, अद्भुत। आपको बहुत बहुत आभार। हम तो आपके इसी स्वर के मुरीद हैं विवश जी, और आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और आप जब आते हैं तो पूरा पटल को आनंदित कर देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं समझता हूं कि पटल पर जोरदार तालियां आपके लिए एक बार होनी चाहिए, आपकी रचना के लिए। आपको धन्यवाद देते हुए, आपका आभार व्यक्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच में एक और रचनाकार जो भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए, और मैं जब से काव्यांगन से मैं जुड़ा हूं मैंने उन्हें देखा है। काव्यांगन के प्रति उनका अनुराग, उनका स्नेह और उनकी हिम्मत, जिसके लिए मैं अक्सर रमापति जी से चर्चा करता हूं कि किसी भी कठिनाई में और विषम परिस्थिति में भी अपनी हिम्मत के बल पर वो काव्यांगन के साथ सदैव खड़े रहते हैं। ऐसे श्री राजेश कुमार सिंह जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आप काव्यांगन के बेंगलोर कर्नाटक जो है जनपद है उसके जिला अध्यक्ष भी हैं। आप कविता लिखते हैं, गीत लिखते हैं। आपकी बहुत सारी रचनाएं काव्यांगन का जो संग्रह हैं जो छपे हैं उनमें शब्द साक्षी हैं, हर कदम साथ हैं, अब चले आओ में छपी हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें यहाँ आदरणीय देवेंद्र आर्य जी की इन दो पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि जगह, कुआं, कुदाल सब तलाश कर लेंगे। जगह, कुआं, कुदाल सब तलाश कर लेंगे, मैं सिर्फ खोई हुई प्यास को जगाता हूँ। मैं सिर्फ खोई हुई प्यास को जगाता हूँ। आदरणीय राजेश कुमार सिंह जी, मंच को नमन करता हूं और सभी आदरणीयों को स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है भाई साहब। मेरी एक रचना है, इसका शीर्षक है ए कलम तुम्हारी जय हो। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ए कलम तुम्हारी जय हो, तुम्हारी हमेशा विजय हो। झूठों के सर तुम सजो नहीं, तुम्हें देखकर उन्हें भय हो, तुम्हें देखकर उन्हें भय हो। ए कलम तुम्हारी जय हो, ए कलम तुम्हारी जय हो।
ऐ कलम तुम्हारी जय हो, तुम्हारी हमेशा विजय हो। पापी तुम्हें देखकर कापे, ऐसा तो तुम्हारा तप हो, ऐसा तुम्हारा तप हो। ऐ कलम तुम्हारी जय हो, ऐ कलम तुम्हारी जय हो। ऐ कलम तुम्हारी जय हो, हिमालय सा तुम्हारा शिखर हो। तुम्हारे ताप से पिघले बर्फ शिला, गंगा सा तुम्हारा यश हो, गंगा सा तुम्हारा यश हो। ऐ कलम तुम्हारी जय हो, ऐ कलम तुम्हारी जय हो। ऐ कलम तुम्हारी जय हो, चाटुकारों को तुम्हारा भय हो, चाटुकारों को तुम्हारा भय हो। निर्बल कमजोर बने मित्र तुम्हारे, निर्बल कमजोर बने मित्र तुम्हारे। उनके लिए तुम चंदन हो, उनके लिए तुम चंदन हो। ऐ कलम तुम्हारी जय हो, ऐ कलम तुम्हारी वाह, जय हो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ऐ सुंदर। कलम तुम्हारी जय हो, जहाँ सत्य वहाँ तुम्हारा पूजन हो, जहाँ सत्य वहाँ तुम्हारा पूजन हो। तुम्हें देख दुष्ट कापे डर, तुम्हें देख दुष्ट कापे थर थर डर से। ऐसा तुम्हारा बल और सबल हो, ऐसा तुम्हारा बल और सबल हो। ऐ कलम तुम्हारी जय हो, ऐ कलम तुम्हारी जय हो। अंतिम बंद है। ऐ कलम तुम्हारी जय हो, राजा को भी तुम्हारा भय हो, राजा को तुम्हारा भय हो। करे कार्य हमेशा प्रजा हित में, करे कार्य हमेशा प्रजा हित में। ऐसा उनके हृदय में चिंतन हो, ऐसे ऐसा उनके हृदय में चिंतन हो। ऐ कलम तुम्हारी जय हो, ऐ कलम तुम्हारी जय हो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा। आदरणीय राजेश जी, बहुत सुंदर रचना आपने पटल पर प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं आपका आभार व्यक्त करते हुए सम्मान के साथ। और हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं जो केंद्रीय सुरक्षा बल में 37 वर्षों की उत्कृष्ट सेवा देकर और उप कमांडेंट पद से सेवानिवृत्त होकर साहित्य की साधना के लिए पूरे जीवन को अर्पित कर दिया है। आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत है और बड़ी बेहतरीन सेवा दी, और इसीलिए 2019 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से आपको सम्मानित किया गया। तो तालियां बजाते रहिए कि इतनी अच्छी उपलब्धियों के लिए। और आपको 2019 में सम्मान दिया गया, तो आपने उस सम्मान में इसलिए श्री वृद्धि की कि अपनी रचनाओं में भी उन्होंने भारत माता को ही लिखा, इस राष्ट्र को ही लिखा। और कलम और बंदूक दोनों चलाते हैं एक साथ। क्या बात है। लगभग 250 गीत, कविताएं, संस्मरण लिखे हैं। आपकी काव्य संग्रह बंदूक और कलम, गीतायन, एक और गीतांजलि, राष्ट्र और राम, बहुत अद्भुत पुस्तक है राष्ट्र और राम आपकी। आप सबसे मेरा आग्रह है कि जब भी आपको अवसर मिले पढ़िएगा जरूर। राष्ट्र और राम, एक काव्यांजलि, ये सब प्रकाशित हुए हैं। आपके अब तक 9 जो है साझा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, और एक एकल गीत संग्रह बहुत जल्दी आने वाला है आप सबके सामने। देश भर की बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, लिखते हैं, विभिन्न साहित्यिक पटलों पर जाते हैं, अनेक प्रशंसा और प्रशस्ति पत्र मिले हैं। और सबसे अच्छी बात है कि काव्यांगन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, इसलिए थोड़ा सा हम भी ध्यान रखते हैं, कोषाध्यक्ष का कभी जरूरत पड़ जाती है। तो जोरदार तालियों से पहले तो हम आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी का स्वागत करते हैं इस पटल पर इन 4 पंक्तियों के साथ। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान की हुंकार वंदे मातरम, हुंकार वंदे मातरम, हुंकार वंदे मातरम।
श्री देवेंद्र सिंह जी। स्वागत है सर। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आदरणीय। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है आपका मेरा सिंह साहब। सुंदर परिचय देने के लिए सदैव की तरह आपकी प्रेरणा मेरा संबल बनती है। आपके शब्द मुझे शक्ति देते हैं। काव्यांगन से तो मुझे शक्ति मिलती ही है, काव्यांगन का तो मैं आभारी हूँ, लेकिन आप सब विद्वान जनों का भी, यहाँ जो विद्वत पटल बैठा है सबके समक्ष मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करूंगा। माँ शारदे को नमन करते हुए। रचना थोड़ी सी लंबी है, इसलिए भूमिका में ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी और स्वागत। बहुत ही लेटेस्ट रचना है मेरी। सर ने अभी हल्दी घाटी का जिक्र किया, तो रचना की पृष्ठभूमि भी वही है। 1 मिनट की उसकी भूमिका है। महाराणा प्रताप का शौर्य और युद्ध कौशल और उनकी वीरता के बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत पढ़ा जा चुका है। आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी की जैसी कालजयी कृति हल्दी घाटी लिखी जा चुकी है, तो उस पर तो बहुत ज्यादा कुछ लिखने लायक मेरे पास नहीं था। लेकिन मैंने एक जो बिंदु मुझे जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वो महाराणा प्रताप का वो अंतर्द्वंद है, जिसमें कभी उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद अरावली की कंदराओं में जीवन काटते हुए एक संधि पत्र अकबर को भेज दिया था, उसकी भूमिका है। और उसी पे आधारित मेरा एक काव्य है। इसमें 2 शब्द आएंगे ऐसे जो शायद सब लोगों को न पता हो। एक तो बाप्पा रावल जो मेवाड़ वंश के संस्थापक थे, और एक कवि पीथल का जिक्र है इसमें, जो बीकानेर राजघराने के राजकुमार थे और अकबर के दरबार में थे और महाराणा प्रताप के बड़े प्रशंसक थे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कविता मैंने लिखी है और जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। थोड़ी कविता लंबी है। कविता का शीर्षक है कलम रात भर रोई होगी। संधि पत्र लिख कर राणा की कलम रात भर रोई होगी। संधि पत्र लिख कर राणा की कलम रात भर रोई होगी। पास पड़ी तलवार प्रतापी चुप चुप नयन भिगोई होगी। कितना पापी पल था जिसमें जुगनू रवि को निगल गया था। मेवाड़ी असमत का सोला स्याही बनकर पिघल गया था। कुछ पल को दुर्भाग्य सूर्य पर, कुछ पल को दुर्भाग्य सूर्य पर राहु काल बनकर छाया था। क्षुधा त्रस्त दुहिता विलाप ने हृदय पिता का पिघलाया था। ऐतिहासिक तथ्य है, आप सब ने पढ़ा होगा। क्षुधा त्रस्त दुहिता विलाप ने हृदय पिता का पिघलाया था। विगलित शौर्य शिखर को लख कर धरा न किंचित सोई होगी। संधि पत्र लिख कर प्रताप की कलम रात भर रोई होगी। बाप्पा रावल स्वर्ग लोक में, बाप्पा रावल स्वर्ग लोक में विचलित होकर भड़के होंगे। अनहोनी को सुन चेतक के प्राण टूट कर तड़पे होंगे। हल्दी घाटी में, हल्दी घाटी की माटी में मिला खून भी सिसका होगा। अरावली पर्वत भी उस क्षण कंपन करके खिसका होगा। उस मनहूस निशाने कितनी विकट व्यथा वह ढोई होगी। संधि पत्र लिख कर प्रताप की कलम रात भर रोई होगी। वाह वाह। शत्रु तर्क को खत लिखने को, शत्रु तुर्क को खत लिखने को कैसे वह मन माना होगा। कलम गही होगी कैसे कर कितना कंपन थामा होगा। कलम गही होगी कैसे कर कितना कंपन थामा होगा। कल मेवाड़ वंश का गौरव, सोचा होगा, कल मेवाड़ वंश का गौरव इस स्याही में गल जाएगा। सिसोदिया कुल का यह सूरज कल दिल्ली में ढल जाएगा। लिखते लिखते नरनाहर ने, लिखते लिखते नरनाहर ने निश्चित सुध बुध खोई होगी। संधि पत्र लिख कर प्रताप की कलम रात भर रोई होगी। अगला इसका एपिसोड
राणा प्रताप का संधि पत्र पा, राणा प्रताप का संधि पत्र पा, अकबर सहसा चौंक गया था। कुटिल हंसी के साथ राज वह पीथल सम्मुख भोंक गया था। पीथल पृथ्वीराज राठौर। पृथ्वी कवि प्रज्ञा ने उस दिन अकबर को धिक्कार दिया था। राणा का वह संधि संदेशा फर्जी वहीं करार दिया था। संधि का राणा प्रताप का संधि संदेशा फर्जी वहीं करार दिया था। लेकिन खत के हर आखर ने, लेकिन खत के हर आखर ने दिल में कील चुभोई होगी। संधि पत्र लिख कर प्रताप की कलम रात भर रोई होगी। घायल कवि में राजपूत का खून खौल कर बोल दिया था। एक पत्र लिख कर प्रताप को मन की गांठें खोल दिया था। एक पत्र लिख कर प्रताप को मन की गांठें खोल दिया था। इधर हृदय संतप्त शेर भी विकल अनमना डोल रहा था। संधि पत्र लिखने की त्रुटि से उपजी ग्लानि टटोल रहा था। संधि पत्र लिखने की त्रुटि से उपजी ग्लानि टटोल रहा था। आशंकित था मेरे खत ने, आशंकित था मेरे खत ने कुलियस नाम डुबोई होगी। संधि पत्र लिख कर प्रताप की कलम रात भर रोई होगी। बहुत सुंदर। अगला बंद। तभी वीरवर कवि पीथल का, तभी वीरवर कवि पीथल का कालजही वह खत आ पहुंचा। डिंगल भाषा में पीड़ा का घनीभूत सा स्वर आ पहुंचा। खत पढ़कर राणा प्रताप के नयन सजल थे उर्विह्वल था। कुल मर्याद बचा कर जिसने जीत लिया दिल कवि पीथल था। जीत लिया दिल कवि पीथल था। राणा ने अपनी रग रग में ज्वाला नवल समोई होगी। संधि पत्र लिख कर प्रताप की कलम रात भर रोई होगी। बहुत सुंदर। उसका अगला बंद है। पीथल के तीखे प्रश्नों ने, पीथल के तीखे प्रश्नों ने सोया सिंह झिंझोड़ दिया था। स्वाभिमान के अग्निकुंड में जो घृत पात्र उड़ेल दिया था। पीथल के तीखे प्रश्नों ने सोया सिंह झिंझोड़ दिया था। स्वाभिमान के अग्निकुंड में जो घृत पात्र निचोड़ दिया था। राणा के तन मन में रण के अंगारे से दहक उठे थे। बिना कहे ही शस्त्र करों के समर चाह में बहक उठे थे। रिप पर ताल समान टूटने की उर चाह संजोई होगी। संधि पत्र लिख कर प्रताप की कलम रात भर रोई होगी। और अंतिम बंद रचना का। मातृभूमि पर रिप के ध्वज ने अंतर मन झकझोर दिया था। तब मेवाड़ केसरी ने चढ़ युद्ध महाघन घोर किया था। कांप उठी थी मुगल सल्तनत राणा की हुंकारों से। शाही लश्कर काट गिराया भीषण खड्ग प्रहारों से। शाही लश्कर काट गिराया भीषण खड्ग प्रहारों से। राणा ने तलवार प्रतापी मुगल रुधिर से धोई होगी। संधि पत्र लिख कर प्रताप की कलम रात भर रोई होगी। कलम रात भर रोई। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। धन्यवाद सर। बहुत संधि पत्र लिखकर प्रताप की कलम रात भर रोई होगी। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति और महाराणा प्रताप के जीवन के उन अंशों को जागृत और जीवंत करती आपकी रचना। आपका बहुत बहुत आभार। और जब आप रचना पढ़ रहे थे तो मैं हल्दी घाटी घूम रहा था, क्योंकि मुझे वहां जाने का अवसर मिला है। और प्रताप की स्मृतियां वहां बिखरी पड़ी हैं। सर जिन्होंने भी इतिहास लिखा है वो कहीं न कहीं पाप के भागी जरूर रहे हैं, जिन्होंने ऐसे वीर प्रतापी महानायक को यह कहा कि वो पराजित हुआ था
वो कभी पराजित नहीं हुआ, वो युद्ध से कभी नहीं भागा। और हल्दी घाटी का जन जन आज भी यह कहता है कि सारे युद्धों का विजयी नायक था महाराणा प्रताप। हम उसे सादर प्रणाम करते हैं आपकी रचना के माध्यम से, आपकी अभिव्यक्ति के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं और एक नए रचनाकार को आपके साथ जोड़ते हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी डिवाई बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ी हैं। आदरणीय शिल्पी जी काव्यांगन की राष्ट्रीय उप सचिव हैं, यह तो महत्वपूर्ण है ही। वो शिक्षिका हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक यह महत्वपूर्ण है कि वो एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं, उत्कृष्ट रचनाकार हैं। वह श्रृंगार लिखती हैं और श्रृंगार के दोनों पक्षों को, संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों को बहुत अद्भुत ढंग से लिखती हैं। उनकी अपनी एक काव्य शैली है, उनका अपना एक अनूठा और अद्वितीय लिखने का प्रयास है, प्रयत्न है, जो निश्चित रूप से पाठकों को आनंदित करता है। हमारे बीच में पधारी हैं, हम बड़े सम्मान के साथ और इन दो पंक्तियों के साथ, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है, जला के अपना ही घर हमने रोशनी की है। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है स्वागत है, स्वागत है। आपका आपका स्वागत है। आपका म्यूट माइक बंद है, आपका माइक। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ, ख्याल देकर वंदन करती हूँ। और काफी पहले एक रचना लिखी थी, वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी सर, सुनिएगा, जिसका शीर्षक है होगा मेरा प्रेम सफल। आवाज आ रही है सर? आ रही, आपकी आवाज आ रही। जी जी, सुनिएगा सर। जिन अश्रुओं ने झरझर बहकर नैनों में केवल दर्द दिया, जिन अश्रुओं ने झरझर बहकर नैनों में केवल दर्द दिया, जिन शूलों ने तुम्हारे मन को क्षण क्षण में खंड खंड किया, उन पीड़ाओं का अंश हरकर, उन पीड़ाओं का अंश हरकर बन जाऊं तुम्हारे लिए संबल। वो हंसी तुम्हें लौटा पाऊं, समझ लूंगी अपना प्रेम सफल, समझ लूंगी अपना प्रेम सफल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सर। छूट गए वो गीत और सुर सरता, छूट गए वो गीत और सुर सरता, छूटे वो सपने पलकों के, छूट गया हर लेखन, छूटे एहसास, छूटे बंधन मन पटल के। वो तारिकाएं फिर से जोड़ सकूं, वो तारिकाएं फिर से जोड़ सकूं, शब्दों में भर सकूं नवजल। वो तारिकाएं फिर से जोड़ सकूं, शब्दों में भर सकूं नवजल। तुम्हें यदि मैं कवि बना पाऊं, समझ लूंगी अपना प्रेम सफल। तुम्हें यदि मैं कवि बना पाऊं, समझ लूंगी अपना प्रेम सफल। अंतिम है सर। हवाओं की दुनिया में फिर महके, फिर से उभरे कविता का प्रकाश। हवाओं की कविता में फिर महके, फिर उभरे कविता का प्रकाश। उस लेखनी में भर दूं चांदनी, तुम्हारे शब्दों में घोल दूं मिठास। तुम्हें इसी जीवन में अपने जोड़कर, तुम्हें इसी जीवन में अपने जोड़कर बनूं तुम्हारे सुखों का पल। तुम्हें फिर से सजन बना पाऊं, समझ लूंगी अपना प्रेम सफल। तुम्हें फिर से सजन बना पाऊं, समझ लूंगी अपना प्रेम सफल। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। समझ लूंगी अपना प्रेम सफल। बहुत सुंदर, आशावादी रचना। प्रेम के मिलन के लिए बहुत प्रकार की कल्पनाओं को संजो कर रखने के इस भाव को सरलता के साथ आपकी रचना अभिव्यक्त करती है। शिल्पी सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ते हैं और आपको जोड़ते हैं हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार
एक उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने पूरे जीवन विद्यार्थियों की श्रृंखला खड़ी की है और जिन्होंने पूरे जीवन विद्यार्थियों को हिंदी और उसके विभिन्न रचनाकारों को परिचय कराते हुए हिंदी के प्रति उनके मन में राग उत्पन्न किया है, जिन्होंने स्वयं भी एक साधक के रूप में हिंदी को सीखा है, जाना है, समझा है, ऐसे बहुत अच्छे सुधी साहित्यकार डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा राकेश जी हमारे बीच में हैं। स्वागत है। काव्यांगन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और केबीएस के शिक्षक के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं, बरेली में रहते हैं। लेकिन जो मैं परिचय देना चाहता हूं खासतौर से, क्योंकि किसी भी रचनाकार का परिचय दो भागों में होता है, एक उसका व्यक्तिगत परिचय होता है और उसका एक कृतित्व होता है जो उसका परिचय कराता है। आदरणीय राकेश कुमार शर्मा जी की रचनाएं भारत की आवाज हैं, देश का स्वर हैं, भारत की संस्कृति का स्वर हैं, भारत की साधना का स्वर हैं, भारत के तीज त्योहार परंपराएं रीतियों का स्वर हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा जी कविता नहीं लिखते, वो भारत को लिखते हैं। इसलिए चार पंक्तियों के साथ में उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम वंदना करेंगे, हम वंदना करेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा राकेश जी, मैं बहुत स्वागत है। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। स्वागत है शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी को पुनः बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सच बात तो यह तो मैं अब भी सीख रहा हूँ आप लोगों से, और दीक्षित जी से बहुत सीखने को मिलता है। अरे तो कल जैसा कि रमापति जी ने बताया था, पितृ दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पिता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और तीसरा दिवस और है बरसातें, बरमावस बरसातें, और बर बट को भी कहते हैं, बरपति भी होता है। और पिता बट वृक्ष है, घर की छाया है, बट की छाया है। माँ अगर करुणा की कविता है तो पिता बट की छाया है। तो मेरी रचना का शीर्षक है पिता का प्यार निराला है। पिता से ही पैतृक संस्कार सभी मिलते हैं, पिता से ही पैतृक संस्कार सभी मिलते हैं, पिता से ही जीवन के सुमन सुखद खिलते हैं। सामाजिक सद्गुणों की पिता पाठशाला है, सामाजिक सद्गुणों की पिता पाठशाला है। पिता के होने से घर में रहता खूब उजाला है, पिता के होने से घर में रहता खूब उजाला है। ममता की मूर्ति माँ से बहुत प्यार मिलता है, ममता की मूर्ति माँ से बहुत प्यार मिलता है। और पर पिता के प्यार में जीवन का सार मिलता है, पर पिता के प्यार में जीवन का सार मिलता है।
पिता ने सहिष्णुता के सांचे में ढाला है, और पिता अपने पौधों का माली रखवाला है। पिता अपने पौधों का माली रखवाला है। पिता के होने से घर में रहता खूब उजाला है। पिता के होने से घर में रहता खूब उजाला है। पिता शिक्षित करके निजी व्यवसाय सिखाता है। पिता शिक्षित करके निजी व्यवसाय सिखाता है। पिता शिक्षित करके निजी व्यवसाय सिखाता है। आत्मनिर्भर बनाकर बच्चों का घर बसाता है। आत्मनिर्भर बनाकर बच्चों का घर बसाता है। पिता का हृदय मणिमय मोतियों की माला है। पिता का हृदय मणिमय मोतियों की माला है, और पिता का व्यक्तित्व जग में सबसे निराला है। पिता का व्यक्तित्व जग में सबसे निराला है। पिता के होने से घर में रहता खूब उजाला है। पिता के होने से घर में रहता खूब उजाला है। अंतिम है, बेटा और बेटी दोनों पिता की ही आंखें हैं। बेटा और बेटी दोनों पिता की ही आंखें हैं। और बट वृक्ष पिता बेटा तना बेटी पांखें हैं। और पिता बट वृक्ष पिता बेटा तना बेटी शाखें हैं। धन्य पिता जिसने दोनों को समान पाला है। धन्य पिता धन्य पिता जिसने दोनों को समान पाला है। और मुझसे पूछो बेटियों का भाग्यशाला है। और मुझसे पूछो बेटियों का भाग्यशाला है। मुझसे पूछो बेटियों का बाप भाग्य वाला है। बहुत सुंदर। मुझसे पूछो बेटियों का भाग्य वाला है। पिता के होने से घर में रहता खूब उजाला है। पिता के ही व्यतिरिक्त संस्कार सभी मिलते हैं। पिता से ही जीवन के सुमन सुखद खिलते हैं। और सामाजिक सद्गुणों की पिता पाठशाला है। पिता के होने से घर में रहता खूब उजाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार करता। पिता जिसके संबंध में आदरणीय राकेश कुमार शर्मा राकेश जी ने इतनी सुंदर रचना अभिव्यक्त की है और यहाँ प्रस्तुत की है, उसके लिए पहले तो हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सच तो यह है कि पिता अगर पूरे विश्व भर में कहीं तुलना की जाए तो भारत का पिता जो है विश्व के सभी पिताओं में सर्वश्रेष्ठ पिता सिद्ध होगा, क्योंकि वह अपनी संतान को अपने प्रतिरूप के रूप में पालता है, अपनी सारी खुशियों को समाहित कर देता है, उसके लिए अर्पित कर देता है। यह जो अद्भुत संबंधों का कौशल है यह भारत के अंदर ही है। इसलिए भारत कभी एक दिन पितृ दिवस नहीं मनाता। भारत तो कहता है कि सुबह उठकर प्रतिदिन माता पिता के पैर छुओ, अगर वो इस संसार के अंदर हैं तो, और नहीं है तो भी सुबह उठने के पश्चात सबसे पहले अपने माता पिता का स्मरण करो। ऐसी अद्भुत संस्कारशाला जिस देश की धरती पर चलती है वह देश भारत है। आइए डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी की इस सुंदर और अद्भुत रचना को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको जोड़ते हैं एक ऐसे रचनाकार के साथ जिनकी सरलता, जिनकी सहजता और जिनकी रचना के प्रति भाव की निष्ठता और जिनका अतीत जिनकी रचनाओं में झलकता है, चमकता है, चलता है, और जो लिखते हैं तो उनके शब्द बोलते हैं। ऐसे रचनाकार मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, जो काव्यांगन के संरक्षक हैं।
गोरखपुर से हमारे बीच में जुड़े, जिनके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और मैं अगर कहूं, अगर मेरी जानकारी ठीक है, तो उनका एक नया काव्य संग्रह और आ रहा है, जिसकी पदचाप की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। और लिखते हैं कि तेरे यादों के पदचापों की गुंजन खींचकर ले चले जाया करते हैं, और हरी भरी उन्हीं विस्मृत वादियों से जहां विचरण करते थे कभी संग संग। तो उनका यह जो अतीत के चलचित्र जैसा कौशल है अपनी कविताओं में, बहुत अद्भुत है। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी, स्वागत है सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर, स्वागत है। स्वागत है सर। मैं कोई कवि नहीं हूँ, उनकी भावनाओं को परोस देता हूँ। वाह। एक छोटी सी रचना है, ना समझी। ना समझी कर देता है कितने काम तमाम, जब होता भावों की ना समझी का भ्रम, होता है मन क्रोध से बोझिल दर बोझिल, वाह। कर देता है प्रगाढ़ रिश्तों को भी तार तार। वाह। बिखरने पर मुदित होता है निश्चित मन, जब होता है क्षणिक क्रोध से शांत मन, ना समझी पर आता जाता है स्वयं क्रोध। बहुत सुंदर। पछताता रहता है नित नित अशांत मन, गर होती तनिक भी कुछ स्वयं में समझदारी, नहीं टूटती रिश्तों की यूं ही कभी कोई यारी। वाह। क्षणिक मुदित मन न होता कभी कुपित, प्रगाढ़ होती रहती रिश्तों की यारा यारी। बहुत सुंदर। कौआ कान ले गया चर्चित है यह वाणी, कौआ कान ले गया चर्चित है यह वाणी, कौवे को देखता है रह जाता अज्ञानी प्राणी, पीछे पीछे भागता है उसके स्वयं वह अज्ञानी, अज्ञानी नहीं देखता वह कान अपना खुद अनाड़ी। वाह। होता अगर थोड़ा सा भी, होता अगर थोड़ा सा भी, होता खुद में कुछ ज्ञान, नहीं करता वह कभी स्वयं पर छद्म अभिमान। देखो समझो करो स्वयं में भी विश्लेषण, देखो समझो करो स्वयं में भी विश्लेषण, यही है रिश्तों की प्रगाढ़ता का अमिट ज्ञान। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह, रिश्तों की गाथा आपके द्वारा प्रस्तुत की गई, बहुत सुंदर। और यह आपके भावों की जो सरलता है, अभिव्यक्ति की सरलता है, यही रचना का खास तौर से तत्व है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत आभार। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको धन्यवाद देते हुए और आमंत्रित करते हैं ऐसे रचनाकार को जिनके बारे में मैं 4 पंक्तियां कहता हूं कि प्रशंसा उनको नहीं मिलती जो अपने लिए जिया करते हैं, प्रशंसा उनको नहीं मिलती जो अपने लिए जिया करते हैं, प्रशंसा उनको मिलती है जो दूसरों के लिए जीते हैं। आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, जो हर शनिवार को काव्यांगन का सुंदर पटल सजाते हैं। लेकिन ऐसा कहना जो है वह उचित नहीं होगा। अगर मैं यह कहूं कि प्रतिदिन सुबह उठकर काव्यांगन और रात को सोते समय भी काव्यांगन के लिए जिनका समय लगता है और वो काव्यांगन को सजाते हैं, माने कोई पटल थोड़ी सजाते हैं, उनकी स्मृतियों में कहीं न कहीं हम सब रचनाकार रहते हैं और विचार करते रहते हैं कि अभी किसको फोन करना है, किसको काव्यांगन के संबंध में क्या बताना है, किससे बात करनी है, किसको बुलाना है, किसको रचना पढ़वानी है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हम कहीं न कहीं रोज ही रमापति जी के स्मृति कोश में रहते ही हैं। तो जो अपने स्मृति कोश में हमें रखता हो, ये बहुत मुश्किल होता है आज के दौर में।
कि कोई हमें अपने स्मृति कोश में रखे। इसलिए जो हमें अपने स्मृति कोश में रखता है, हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए और उसे भी हमें अपने स्मृति कोश में रखना चाहिए और सजा कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। ऐसे आदरणीय रमापत त्रिवेदी जी हमारे बीच में हैं। काव्यांगन पटल हम सबके सहयोग से चलता है, ये निश्चित है, लेकिन उस पटल को चलाने की जो ऊर्जा है, वह काव्यांगन की जो ऊर्जा बन जाती है, वो रमापति जी के माध्यम से अब सबको मिलती है। और इसीलिए रमापति जी, आप निश्चित मानिए आप एक बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं। इस पटल के साथ चुपचाप पूरे देश भर में साहित्य का जो फैलाव, विस्तार आपने किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सभी रचनाकारों का ऐसा मानना है कि जब सब रचना पढ़ रहे हैं तो आपको भी एक रचना यहाँ सुंदर सी प्रस्तुत करनी चाहिए, और मैं बड़े सम्मान के साथ आपको उस काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय त्रिवेदी जी, स्वागत है सर। स्वागत है सर। स्वागत है आपका रमापत जी। दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने सुंदर रूप से बुलाते हैं मुझे। स्मृतियां तो आप सब लोग हैं, स्मृतियों में हैं आप सब, हमेशा रहते हैं और रहेंगे। कल योग दिवस, पितृ दिवस, पिता का फादर्स डे जो बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो रोज ही पितृ दिवस होता है। जब तक 2 चांटे न पड़ जाएं पिता के, तब तक दिवस पूर्ण कहाँ होता है। क्यों देवेंद्र सिंह जी? तो पिता की कमाई, पिता की बदौलत, पिता की सच्चाई, पिता की बदौलत, पिता आसमां और धरती है माता, ये धरती है माता पिता की बदौलत। पिता को मिला वह पिता ने किया जो, पिता को मिला जो, पिता को मिला वह पिता ने किया जो। नए दौर में हम पिता की बदौलत, नए दौर में हम पिता की बदौलत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो विवेक जी आ गए हैं आज हमारी रचना के लिए। बिल्कुल सर, दर्शक बनकर। असल में वो थे तो काफी देर से, लेकिन क्योंकि आपकी रचना सुनने के लिए ही उन्हें प्रत्यक्ष होना था, इसलिए भाई ये तो संबंधों की बात है, ऐसी कोई खास बात नहीं। तो विवेक जी के लिए ही 2 लाइनें हैं कि हमारी जिंदगी का जो सहारा है हमारा है, वो हमारी बंदगी का जो इशारा है हमारा है। न कोई, विवेक जी, न कोई है कहानी आप जिसको गुनगुनाएंगे, मगर हर साज ने जिसको पुकारा है हमारा है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत। एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक जीवन क्या मिला, संवेदनाएं 100 मिली। एक जीवन क्या मिला, संवेदनाएं 100 मिली। चाह जीवन की है ऐसी, चाहना बुझती नहीं, चाहना बुझती नहीं। कि प्यास मन की बढ़ रही है, तृप्त
मुक्ति का संकेत क्या, और दूर तक चल कर भी कोई कामना रुकती नहीं। वाह वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। रुकती नहीं कि स्वप्न के पीछे भटकता उम्र भर यह मन रहा। स्वप्न के पीछे भटकता उम्र भर यह मन रहा। सत्य की पद चाप लेकर चेतना सुनती नहीं, चेतना सुनती नहीं। मिल गए जग के खजाने, चैन फिर पाया कहाँ। कि लालसा की आग मन की शांति को चुनती नहीं, शांति को चुनती नहीं। हार कर बैठा कभी तो फिर उठा संघर्ष में। कि जिंदगी की यह नदी है, एक पल थमती नहीं, एक पल थमती नहीं। टूट कर बिखरे सपन भी फिर संवारे हैं कई। धूप कितनी भी प्रखर हो, आस तो मरती नहीं, आस तो मरती नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय रमापति जी ने पढ़ी। और सच तो यह है कि आस जो है कभी समाप्त नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आशा ही जो है विश्वास पैदा करती है और विश्वास जो है हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा हमें जागृति देती है और जागृति हमें कुछ करने की प्रेरणा देती है। वही प्रेरणा आपको मिली हुई है जिससे आप काव्यांगन को संचालित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आदरणीय आभा जी को है, जिनकी प्रेरणा, जिनका सहयोग परछाई की तरह आपके पीछे रहता है और वह सहयोग आपको संबल देता है, आपको शक्ति देता है, आपको सामर्थ्य देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब पधारें। विवेक जी से अनुरोध करूंगा कि एक रचना जो है अगर वो सुना सकते। सर मेरी एक मतलब ख्वाहिश है, अगर आप पूरी कर सकें सर। नहीं, हम तो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तो मैं जो आज श्रोता बनकर उपस्थित हुआ हूँ इस गोष्ठी में, और आपकी एक कविता, उसकी हमारी एक ख्वाहिश है। आप सभी की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक कविता अपनी। आज की गोष्ठी में हम सब लोग परिवार के लोग हैं। विवेक जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उनका आग्रह स्वीकार करता हूँ। कुछ लाइनें दे रहा हूँ और इन लाइनों में, इन पंक्तियों में उसके अर्थ को समझते हुए जब हम आनंद लेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरी आंखों के सभी सपने हुए खामोश हैं, मेरी आंखों के सभी सपने हुए खामोश हैं। लगता है वो आजकल नींद भर सोते नहीं, लगता है वो आजकल नींद भर सोते नहीं। और हिचकियों को क्या हुआ, अब क्यों नहीं आती मुझे। हिचकियों को क्या हुआ, अब क्यों नहीं आती मुझे। लगता है वो आजकल यादों में खोते नहीं, लगता है वो आजकल यादों में खोते नहीं। और देखिए जरा मेरा प्रयोग देखिए, और प्रयोगों से आपको अच्छा लगेगा। पहले हम जब छोटे हुआ करते थे तो आम की गुठलियां बो देते थे, जिनको हम पपीहा बोलते थे, उसमें से जो किल्ली निकलती थी, किल्ले निकलते थे।
उसका प्रयोग देखिए कि अब पपी है घर के पीछे, देखने जाता नहीं। अब पपी है घर के पीछे, देखने जाता नहीं। है पता अब गुठलियां वो वहां बोते नहीं। वाह है वाह पता अब वाह गुठलियां वे वहां बोते नहीं। क्या तो बात क्यों मेरी आवाज में मुझको बुलाता वो नहीं? क्यों मेरी आवाज में मुझको बुलाता वो नहीं? अपना कहते हैं भला बे, अपने ही होते नहीं। वाह अपना वाह कहते हैं भला क्या बे, बात अपने ही होते वाह नहीं। वाह वाह और अंतिम बात देखिए, अंतिम पंक्ति देखिए इसकी। फिर एक छोटा सा गीत आपको सुनाऊंगा कि सांप सीढ़ी और पत्ते ताश के कुछ गोटियां। जी जिन्होंने सांप सीढ़ी खेली है वो जानते हैं, एक ही पल में आदमी ऊपर ले जाता है और फिर एक ही पल में नीचे गिरा देता है। कुछ संबंध भी ऐसे होते हैं जो बहुत कहते हैं दीक्षित जी बहुत अच्छे हो, दीक्षित जी बहुत अच्छे हो, लेकिन एक ही दिन में बराबर कर देते हैं। तो सांप सीढ़ी और पत्ते ताश की कुछ गोटियां, सांप सीढ़ी और पत्ते ताश की कुछ गोटियां, खेल है इस दौर का, रिश्ते अब ढोते नहीं। वाह खेल है इस दौर का, रिश्ते अब ढोते नहीं। और लगता है वो आजकल नींद भर सोते नहीं। ये मेरी कुछ पंक्तियां थी। उसके बाद एक बहुत छोटा सा सुंदर गीत बहुत आपको देना सुंदर चाहता हूँ। और गीत को समझने के लिए उसके साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। गीत एक बार मैं और पढ़ चुका हूँ उस पर, पटल पर ही, लेकिन फिर भी। और जुड़ना इसलिए है कि एक नायिका है जो अपने छत पर रोज एक गीत गाती है, जी लेकिन किसके लिए गाती है, उसका नायक कौन है, ये आज तक नहीं पता लगा। तो देखिए कैसे उसके उस विरह गान को, कैसे उसकी विरह अवस्था को मैंने प्रस्तुत किया है। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। ये अश्रुयुक्त खोई खोई सी चितवन, चेहरा उदास यूं उजड़ा कोई उपवन। ये अश्रु युक्त खोई खोई सी चितवन, चेहरा उदास यूं उजड़ा कोई उपवन। है मीत नहीं फिर किसे बुलाती जाती, ये दर्द भरा स्वर किसे सुनाती जाती। है मीत नहीं फिर किसे बुलाती जाती, ये दर्द भरा स्वर किसे सुनाती जाती। क्या राज फिर इन टूटे सपनों का, मत दीप की लौ से प्रीत लगाती जाओ, कुछ जीवन जल जाएंगे, कुछ लोग बहुत चल सुंदर जाएंगे, कुछ जीवन जल जाएंगे, कुछ लोग मचल जाएंगे। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। और जरा ध्यान देंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा कि किस प्रकार मैंने अपनी भावना को, उस दृश्य को देखकर प्रस्तुत किया है, उस नायिका को, जी कि ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की। हम खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते, लेकिन वो नायिका उस नायक जो खंडित है, माने जो पहले से ही उसको नहीं चाहता है, फिर भी वो उसे चाहती है, तो प्रश्न कर रहा है कवि कि यह उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, और फिर अतीत से मुक्ति चाहती जाती। ये उपासना कैसी खंडित प्रतिमा की, और फिर अतीत से
मुक्ति चाहती जाती, बन गई जिंदगी सारी क्यों मरो इस स्थल, और तुम बैठी हो प्यासी कैसी अविचल। क्या राज है आखिर इस जलते यौवन का, मत बीणा के टूटे तारों पर गाओ। कुछ स्वर फिर खो जाएंगे, कुछ प्यासे रह जाएंगे, कुछ स्वर फिर खो जाएंगे, कुछ प्यासे रह जाएंगे। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। जरा अंतिम देखिए और इसके प्रतीक देखिए जो दिए गए हैं कि तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, जो स्वयं प्यासा रहता है एक एक बूंद के लिए, कि तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, और नयन राह है क्यों चकोर से तकते। तुम मांग रही हो शीतलता चातक से, और नयन राह है क्यों चकोर से तकते। क्यों तड़प रही यूं सर्प पटकता फन को, दिल ऐसा हुआ निचोड़ दिया हो कफन को। क्यों तड़प रही यूं सर्प पटकता फन को, दिल ऐसा हुआ निचोड़ दिया हो कफन को। क्या राज है आखिर सांसों की गिनती का, मत विश्वासों को बिस दे नींद सुलाओ। कुछ गीत ही मर जाएंगे, कुछ मीत भी मर जाएंगे, कुछ गीत ही मर जाएंगे, कुछ मीत भी मर जाएंगे। मत सांझ की बेला में ये गीत सुनाओ, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे, कुछ दर्द उभर आएंगे, कुछ लोग बहक जाएंगे। बहुत सुंदर। आप सबका, आपने मुझे सुना इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सब आते हैं तो मानो उजाला हो जाता है काव्यांगन के इस पटल पर। आप जब गुनगुनाते हैं तो लगता है मधुर संगीत बिखरा है। आप जब मुस्कुराते हैं तो काव्यांगन मुस्कुराता है। आइए, हर शनिवार आप सबका स्वागत रहेगा नई नई कविताओं के साथ, नई नई अभिव्यक्ति के साथ, नई नई चिंतन के साथ, नए नए रचनाकारों के साथ। इसी तरह काव्यांगन से जुड़े रहिए। आप सबके स्नेह के आकांक्षी हम काव्यांगन पटल के सभी साथी हैं। आज विदा लेते हैं काव्यांगन के इस पटल पर इस शनिवार। आप सबको शुभ